हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके MED 002 के जो एग्ज़ाम है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करता है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स को। यानी कि हम अपना विकास ऐसा करें कि हमारी तो ज़रूरतें पूरी हो ही हों, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी जो संसाधन है वो बचे रहें। इसके 3 मेन पिलर हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी को लेकर आना। सतत विकास एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पहला इसका ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, यानी कि नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी लेकर आना, एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेनेबली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना, क्लाइमेट चेंज को किसी न किसी तरह से रोकना। उसके बाद प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों को, हर किसी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको उनके बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको ठीक करना, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ये किसका गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। सो स्टूडेंट्स, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 गोल्स के बारे में जाना है। एक तो क्वालिटी एजुकेशन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पॉवर्टी को हटाना, और क्या था, आर्थिक विकास करना। ठीक है, आर्थिक विकास करना कैसे, लोगों को अच्छा काम प्रोवाइड करवा के। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी क्या है। सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारा पर्यावरण जो है वो कितने लोगों को समा सकता है अपने ऊपर, कितने लोगों का भार उठा सकता है, वो हमारे पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ना ये घास के मैदान है, ठीक है, तो अब ये घास के मैदान कितने जानवरों का बोझा उठा लेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। एक टाइम आएगा जब इनकी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस घास के मैदान की जानवरों को चरवाने की जो क्षमता है उसको ही हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल या पॉपुलेशन साइज है स्पीशीज़ का जो कि एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिटिकल इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोलॉजी में और एनवायरमेंटल साइंस में क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एंड इज डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, रिसोर्स की, आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि आपके पास कितना फूड, कितना वाटर, कितने शेल्टर अवेलेबल है और क्या आपका एनवायरनमेंट के पास इतनी एबिलिटी है। ठीक है, सो अब एक बार हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं आंसर कि हिंदी में क्या है, क्योंकि उससे बेटर समझने में आपको हेल्प मिलती है। कैरिंग कैपेसिटी एक पर्यावरण में किसी प्रजाति की अधिकतम संख्या या जनसंख्या आकार को संदर्भित करता है जिसे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, क्या करें, बिना आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए स्थायी रूप से समर्थन दिया जा सकता है। अब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, कैरिंग कैपेसिटी जो है अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे कि फूड, प्रीडेशन, डिसीज एंड कॉम्पिटिशन। फॉर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए ये है कि कितना उनके पास क्लीन एयर है, वाटर है, लैंड है, सोर्सेज हैं, ये सब मानव संदर्भ की बात होती है। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स और उसका कैरिंग कैपेसिटी के साथ क्या रिलेशन है। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना, जो वो एक तरह का क्वांटिटेटिव मेजर है जो आपको बताता है कि कितनी क्षमता है आपके एनवायरनमेंट की, कि जो आपका एनवायरनमेंट है ना वो कितनी ह्यूमन डिमांड को झेल सकता है। और कैरिंग कैपेसिटी बताती है कि आपके रियल में कितनी है। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज अ मेजर ऑफ डिमांड
ह्यूमन प्लेस ऑन द अर्थ इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज अ मेजर ऑफ डिमांड। ये उस डिमांड का मेजर है जो इंसान डालते हैं धरती के इकोसिस्टम पे, कि हम कितनी डिमांड डाल रहे हैं, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि आपके घास के मैदान की क्षमता कितनी है, गायें कितनी है। मान लो 10 गायों की डिमांड है और जो क्षमता है आपके एनवायरनमेंट की वो कितनी है, वो तो केवल 5 गायों को चरने की है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रास लैंड है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 5 गायों की हो गई, और आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट तो 10 गायों का हो गया ना, क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा कर रही हैं। So it represents the amount of biologically productive land and water area required to produce the resources an individual population or activity consumes and to assimilate the waste। साथ ही साथ वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी डिकम्पोज करने की जिम्मेदारी किसकी है? एनवायरनमेंट पे आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पदचिन्ह, पारिस्थितिकी पदचिन्ह। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मनुष्य द्वारा डाले गए मांग को मापता है। यह जैविक रूप से उत्पादक भूमि और जल की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी व्यक्ति, जनसंख्या या गतिविधि द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों का उत्पादन करने और उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को समाहित करने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है ये क्वांटिफाई करता है डिमांड को, ठीक है, यानी कि क्वांटिफाइज द डिमांड, डिमांड की वैल्यू बताता है कि डिमांड कितनी है। और कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है सप्लाई साइड को, ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन साइज एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है। अब आप सस्टेनेबिलिटी को कैसे एसेस कर सकते हो? सो व्हेन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ अ पॉपुलेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी, जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो क्या आता है? एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगता है, रिसोर्स डिप्लीट होने लगते हैं और सिचुएशन कैसी हो जाती है? अनसस्टेनेबल। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमरिज्म के बारे में। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावादी संस्कृति। मान लो कि आपको 2 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है पर आप खरीद क्या रहे हो? 4 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हो। तो यहाँ पर आपकी उपभोक्तावाद की संस्कृति आ जाती है जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आजकल जनरेट हो रही हैं। सो कंज्यूमरिज्म का मतलब है कल्चरल और इकोनॉमिक फोकस ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आजकल जो ह्यूमंस हैं वो उनकी जो मांग है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सो इससे आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, कॉमन सी बात है। ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, पॉल्यूशन फैलेगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, रिसोर्स आपके डिप्लीट हो जाएंगे और आपके यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता आ जाएगी। संसाधन भी समाप्त हो गए, पॉल्यूशन भी हो गया, एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो गया, रिसोर्स भी ख़त्म हो गए। इसके अलावा एक चीज़ और आएगी और वो है आपके साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़, ठीक है। जो लोग हैं वो देखेंगे कि अरे भाई दूसरा बंदा तो इतनी सारी चीज़ें खरीदा, उसने तो 4 AC लगवा लिए, 4 गाड़ी खरीद ली, तो बाकी के लोग भी तो यही सोचेंगे यार कि हम भी खरीदें, हम भी करें, एटलीस्ट एक तो खरीदें। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी लोगों के अंदर बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म की, हम इससे कैसे सुलझाएंगे, कैसे बचेंगे इससे? तो सबसे पहले हमें प्रमोट करना है सस्टेनेबल कंजम्पशन, कि हम ऐसी चीज़ें करें कि प्रोडक्ट जो है सस्टेनेबल यूज़ करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन। लोगों के अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस को फैलाएं, ठीक है, लोगों को शिक्षक और जागरूक बनाएं। उसके बाद हम मिनिमलिज्म को एनकरेज करें। मिनिमलिज्म का क्या मतलब है कि कम चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा मिनिमलिस्टिक मेहंदी चलने लग गई है, ठीक है। उसमें हाथ पे ना कम डिज़ाइन बनाया जाता है। तो और आप ये भी देखते हो कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो अपने लोगोस को चेंज कर रहे हैं, मिनिमल लोगो बना रहे हैं कम डिज़ाइन का यूज़ करके। तो ये है मिनिमलिज्म को एनकरेज करना, ठीक है। आपने देखा होगा एक स्किन केयर ब्रांड भी है जिसका नाम है मिनिमलिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मिनिमलिज्म को ही एनकरेज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है और इसके कार्य क्या हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लाने के लिए इन एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज़। कैसे? थ्रू लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इन देशों में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कर इन देशों को क्या किया जाएगा? आर्थिक रूप से
मजबूत किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसे एशियाई और प्रशांत देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसके क्या गोल्स हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके गोल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना ताकि जो बेनिफिट हो सके, शेयर्ड बेनिफिट हो सके, गरीब और जो अमीर हैं उनके बीच में कोई भी इशू ना रहे। स्टूडेंट्स, एक कॉमन सी बात आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है या कोई बड़ा सा बैंक होता है, उसका गोल क्या होता है? उसका गोल जनरल सी बात है यही होगा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी पॉलिसीज़ आएँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम सस्टेनेबल बना सकें, क्लाइमेट चेंज को बदल सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, यही तो गोल होगा। तीसरा क्या होगा? रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, देशों के बीच जो संबंध है उनको मजबूत करना, उनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी बनवाना, कि मान लो कि भारत से चाइना तक रोड बनवा दी, ये क्या है? इसको आप क्या बोलोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ठीक है, यानी कि बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी। अब क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है देशों को। सिंपल सी बात है, बैंक के पास पैसा है तो पैसा कहीं ना कहीं तो लोन पे देगा ही ना देशों को, ठीक है। देशों को लोन देता है बड़ी बड़े और उनकी, ताकि वो अपनी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को ठीक कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, नॉलेज शेयर करवाता है, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग के द्वारा नॉलेज शेयरिंग करवाता है। ये गरीब देश जो लोग जागरूक नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है कि डेवलपमेंट करना कैसे है, उनके साथ नॉलेज शेयरिंग करवाता है। तीसरा, रीजनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। स्टूडेंट्स, ये थे सारे के सारे आपके एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के गोल्स एंड उसकी एक्टिविटीज़। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपका जो MED 002 का एग्ज़ाम है ना, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं काफ़ी जनरल हैं। तो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप इजीली आंसर्स को कर पाओगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ऑल्सो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन से पेपर का वीडियो चाहिए, ठीक है।